ज्ञान जो मुकाम पर नहीं पहुंचा वो भी दे रहा है, ज्ञान जो मुकाम पर पहुंचा है वो भी दे रहा है। समाज में हर प्रकार का व्यक्ति किसी ना किसी तरीके का ज्ञान दे रहा है। एक होता है ज्ञान, एक होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सबके पास है, नॉलेज उसके पास है जिसने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जिया है और अपने जीवन में उतारा है। जानकारी और ज्ञान में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने पा लिया, जीवन में उतार लिया और अब वो दूसरों को बताना चाहता है। चीज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, उसके पीछे का भाव देखा जाता है कि उसके पीछे इमोशन क्या है। किसी इंसान को कोई गलत काम करने में आनंद आ रहा है तो उसका भाव क्या है? आनंद का। आप जिसको नेगेटिविटी समझ रहे हैं, बाकी लाखों करोड़ों हजारों लोग उसको पॉजिटिविटी समझ रहे हो। रास्ते में कोई चलता व्यक्ति आपको गाली दे देता है तो आपको गाली लगती है, लेकिन वहीं जब दो दोस्त बात कर रहे हैं वो आपस में कई बार हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं लेकिन वो गाली नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें भाव अलग है, उसमें फीलिंग अलग है, उसमें गाली वाली फीलिंग ही नहीं है। अगर अच्छे और बुरे का नियम होता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन बहुत परेशान खड़ा, वो तो कह रहा है ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दादा है, मेरे चाचा है, मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठाऊं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ये कर्म है, ये धर्म है, तुझे इसको मारना चाहिए। इमोशंस जब होते हैं ना, वो आपका लॉजिक खत्म कर देते हैं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया हुआ अपनी जिंदगी में। मेरे से ज्यादा डिप्रेशन, मेरे से ज्यादा एंग्जाइटी, मेरे से ज्यादा स्ट्रेस किसी ने जिंदगी में शायद देखा ना हो। तो मैंने उस जीवन को भी जिया है और आज मैं इस जीवन को भी जी रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं घबराता हूँ। कोई गलत बोलता बोलो, मुझे मेरे राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं है। बहुत बड़ा सर्जन था, डॉक्टर था, उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी। रिटायरमेंट पार्टी पे लोग डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो इंसान डॉक्टर चुप करके कोने में बैठा हुआ है। वो कहता मैं कभी डॉक्टर नहीं होना चाहता था, मैं एक डांसर होना चाहता था, मैं नाचना चाहता था, जिंदगी को जीना चाहता था। पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल डलवाओ, डीजल गाड़ी है, डीजल डलवाओ। हमारे अंदर क्या चीज है वही बाहर से डलना चाहिए। कुछ और डलेगा, गाड़ी थोड़ी दूर जाके बंद हो जाएगी। एक इंसान कह रहा है शिमला पहुंच जाऊंगा तो खुश होऊंगा। एक इंसान कोई मेरी तरह का है, वो कह रहा है यहां से निकलते ही गन्ने का जूस पीऊंगा, फिर जैसे ही मुरथल आएगा ढाबे से पराठे, फिर उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे, जैसे ही परमाणु पहुंचूंगा वहां से वो टिम्बर ट्रेल देखूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, सोलन पहुंचूंगा, फिर पहाड़ आएंगे, इतने खूबसूरत झरने आएंगे। मैं इंतजार नहीं कर रहा कब शिमला आए, क्योंकि मैं पहले ही आनंदित हूँ। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और मैं तो खुश हूँ क्योंकि गेस्ट मेरे पास एक से बढ़कर एक आते रहते हैं और वो मुझे बताते हैं कि खुश रहने का फॉर्मूला क्या है। और फॉर्मूला इतना इजी होता है, आपके अंदर ही वो फॉर्मूला छिपा हुआ होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं कि भाई कोई आए पीछे से धक्का दे तो हम आगे चलें। और ये मोटिवेशन वैसे मैं सच बताऊं तो ज़रूरी भी बहुत होती है, क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है आज, और अलग अलग तरह की दौड़ है, पैसों की दौड़ है, बच्चों के स्कूल का होमवर्क कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं। लेकिन क्या इस सोच से हम ओवरकम कर सकते हैं? क्या जो हमने लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं? क्या जो हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है? और क्या हम पैसा कमा सकते हैं? जितना हम चाहते हैं पैसा कमा सकते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुराग ऋषि जी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं तो आपको बड़े दिनों से चेज कर रही थी क्योंकि जो मोटिवेट आप करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि हर किसी को एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो उसको मोटिवेट करे। और आपकी बातों में वो दिखता है कि आप जो चाहे पा सकते हैं। और पैसा बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि नहीं, पैसा आप कमा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक कह रही हूँ मैं? बहुत सही कह रहे हो जी। और प्लस मैं अभी ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी बातों में वो दिखता है, तो मुझे लगता है लोगों को मेरी बातें नहीं, मेरा जीवन भी देखना चाहिए। क्योंकि जो मैंने कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि उसको मैंने जिया है। तो कोई भी यहाँ पर या किसी भी पॉडकास्ट पर मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी हो या मैं सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने अपने जीवन में उसे उतारा। और जब तक मैंने उसके बदलाव, उसके चेंजेस अपने जीवन में महसूस नहीं किए, तब तक शायद मैंने वो चीज़ किसी को बताई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जिसने न सिर्फ मेरा जीवन बदला, बल्कि मेरे साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों का जीवन मैंने बदलते हुए देखा है। तो वही चीज़ें मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैंने उतारी हैं और उनसे बदलाव महसूस किए हैं। लेकिन सर, लोग ये भी कहते हैं कि जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं ना, तो आप फिर ज्ञान देने लग पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। तो
वो थिंकिंग लोगों की कैसे चेंज हो सकती है? इसको चेंज करना भी नहीं है। ज्ञान जो मुकाम पर नहीं पहुंचा वो भी दे रहा है, ज्ञान जो मुकाम पर पहुंचा है वो भी दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे समाज में हर प्रकार का व्यक्ति किसी ना किसी तरीके का ज्ञान दे रहा है। इनफैक्ट एक वो आदमी जिसे कुछ भी नहीं पता वो भी ईरान इजराइल वॉर पे बहुत 1 घंटे का आपको लेक्चर दे सकता है और बता सकता है कि ईरान सही है या इजराइल सही है। ज्ञान हर कोई दे रहा है, सबके पास है। एक होता है ज्ञान, एक होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को जब कोई व्यक्ति जीता है तो जीने के बाद वो ज्ञान बनता है, वो नॉलेज बनता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, नॉलेज उसके पास है जिसने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके जिया है और अपने जीवन में उतारा है। तो जो व्यक्ति जब कुछ पा लेता है, इसका मतलब ये है कि अब उसके पास एक अथॉरिटी है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अपने जीवन में उतारा और उतारने के बाद उसने अपने जीवन में उससे कुछ प्राप्त किया है, तो अब वो जहां से बोल रहा है वो अपने ज्ञान के केंद्र से बोल रहा है। और वो व्यक्ति जिसने उसको जीवन में नहीं उतारा लेकिन सुना है, वो व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के बेसिस पर बोल रहा है। और जानकारी और ज्ञान में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने पा लिया, जीवन में उतार लिया और अब वो दूसरों को बताना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान सब दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, लेकिन जहां से नॉलेज मिले वो ग्रहण जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है जिसके वैलिडेशन, जिसके प्रूफ हमारे पास मिलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक वाटर मैजिक के बारे में बताया। वो शायद आपको भी पता होगा ना, मैजिकल वाटर आप पियो और आप सोचें तो आप, है ना। तो लोगों ने उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए। लोगों को लगने लगा ये टोटका बता रहे हैं, जैसे ज्योतिषी टोटका बताते हैं, वो टोटका बता रहे हैं। तो उन्होंने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि अरे भाई एक नया वो आ गया मार्केट में, ऐसे पॉडकास्टर्स चाहिए जो इस तरह की हंसी मजाक वाली बातें करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज़ प्रोसेस करने में क्यों टाइम लग रहा है कि भाई आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक चेतना का स्तर है, हर एक का कॉन्शियसनेस का एक लेवल है। अब एक ही बात किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी लग सकती है, एक ही बात किसी व्यक्ति को बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती। हर एक प्रकार की दुनिया है। जैसे आप मार्केट में देखेंगे, कोई टीवी बनाने वाली कोई एक कंपनी नहीं है। मतलब सोनी भी बनाएगा, एलजी भी बनाएगा, सैमसंग भी बनाएगा, हुआवे भी बनाएगा, हायर भी बनाएगा, और हर एक का अपना एक कस्टमर है। वैसे ही जितनी जो बात की जाती है उसका हर एक बिलीफ, मान्यता वाले लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, जब आप कोई टोना टोटका की बात करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि यार यही मुझे करना है, यही मुझे चाहिए। तो ये अपने अपने बिलीफ पर बात होती है। लेकिन जहाँ तक आपने वाटर मैनिफेस्टेशन या वाटर मैजिक की बात की, ये कोई टोटका नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पानी को हमने टोटका समझ के वो कर लिया, लेकिन अगर आप देखोगे पुराने ज़माने में, अगर आप कभी हमारे शास्त्रों में या आप कोई माइथोलॉजिकल सीरियल्स में या कहीं पर भी आप पीछे देखोगे, तो कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी व्यक्ति आप देखोगे, वो किसी को जब कुछ ब्लेसिंग देनी होती थी तो वो पानी के रास्ते से ब्लेसिंग देते थे, पानी पिलाते थे। और किसी को श्राप देना होता था तो भी उनके कमंडल में से जल निकालते थे। वो ऐसे भी तो बोल सकते थे, जाओ भाड़ में जाओ। इवन हम भी कोई व्रत रखते हैं तो पानी, चरणामृत में पानी। और ये चीज़ इतनी साइंटिफिक है कि जापान के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है और जो पानी है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स लेकर के उनको क्रिस्टलाइज किया, उनको कुछ भाव दिए। उन्होंने एक पानी का ड्रॉपलेट लिया, उसको एक भाव दिया आई लव यू, और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, फ्रीज कर दिया। एक और ड्रॉपलेट लिया, उसको भाव दिया आई हेट यू, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। और जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उन्होंने देखा कि जिसको ब्यूटीफुल इमोशंस दिए गए थे वहां पानी का स्ट्रक्चर कुछ अलग बन रहा था, जहां पर हेट दी गई थी वहां पानी का स्ट्रक्चर कुछ अलग बन रहा था। पोल्यूटेड वाटर था, उसको प्रेयर करके क्रिस्टलाइज किया गया, उस पानी का स्ट्रक्चर कुछ और बना। और वहीं वो जो पोल्यूटेड वाटर को बिना प्रेयर के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर बहुत खराब और बहुत डिसरप्टेड बन रहा था। तो यानी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जहां उन्होंने पानी में राइस डाल के, चावल डाल के उसको अच्छी अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली, उसमें से खुशबू आने लगी कुछ दिन के बाद। और वहीं कुछ ऐसे राइस जिसको गालियां दी गई, उल्टी सीधी बातें बोली गई, वो चावल सड़ने लगे। और आप यकीन मानो, मुझे भी लगा कि जब पहली बार मैंने सुना ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा चलो हम भी करके देखते हैं। हाँ। तो हमने अपने घर पे एक प्रोसेस किया। हमारे घर पे एक छोटा सा पौधा था और मुझे वो बहुत पसंद था, लेकिन वो मर गया था। तो हमने रोज़ उसको, पौधे को पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसको पानी देते, उसके टच करके उसको प्यार देते, उसको सब कुछ ऐसी वाइब्रेशंस देते। और कुछ दिन के बाद हमने देखा कि उस पौधे में से
एक जड़ फूटने लगी है, एक कॉपल आने लगी है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जब पेड़ को काटना होता है तो वो पेड़ को काटते नहीं, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बद्दुआ देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं और कुछ दिन के बाद वो पेड़ मतलब ये मैं आपको टोटका नहीं बोल रहा हूं, ये मैं रियल प्रूफ्स आपको बता रहा हूं। जब मैं डॉक्टर मसारो इमोटो की बात कर रहा हूं, जब मैं उस पेड़ की बात कर रहा हूं और जब मैं वाटर एक्सपेरिमेंट या भाव का एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक पेड़ के साथ खुद करके देखा और मैंने देखा कि वहां पर जीवन आने लगा। और ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत से मुझे मिले कि बहुत से लोग कोमा में थे, जिनका ब्रेन हाफ डेड हो चुका है, उनके उठने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा व्यक्ति जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें बिलीव करता है और उनके पास दिन रात आके बैठता है और बोलता है तुम बहुत स्वस्थ हो, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो, देखो एक दिन तुम और मैं घूमने के लिए जा रहे हैं, देखो एक दिन तुम बिल्कुल स्वस्थ हो के हम पार्टी करने जा रहे हैं, एक दिन हम गोवा घूमने जा, वो उसको ये बिलीव देता है। और आप यकीन मानो ऐसी सैकड़ों रिसर्चेज अवेलेबल हैं जहां ये देखा गया कि उसको पॉजिटिव इमोशंस इंड्यूस करने से उस व्यक्ति की रिकवरी मैजिकल हुई और बहुत जल्दी हुई। फिर हमारे पास भी पानी पड़ा हुआ है, अभी कुछ हम इससे मैजिक कर सकते हैं? मैजिक के दो प्रकार हैं, एक मैजिक होता है जादू, जिसको हम बोलते हैं हाथ की सफाई, कुछ ऐसा करना। एक मैजिक होता है कि भाव देना। अब इस पानी को या आपके शरीर को या किसी भी चीज को हम एक भाव देते हैं और वो भाव उसमें इंड्यूस हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, आप उसको जो भी भाव देंगे वो थोड़ी देर बाद आपका शरीर बन जाने वाला है। और अगर आप इसको, जिन्होंने भी ये टोना टोटका बोला था, मैं उनको स्पेशली ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप ये कुछ रिसर्चेस देखें, एक साइंस की, मेडिकल स्ट्रीम की एक बहुत बड़ी एक न्यू डायमेंशन है जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स एक नई स्ट्रीम ऐड हुई मेडिकल साइंस में। एपिजेनेटिक्स बोलती है कि आपके जो जीन्स हैं, ऐसा बोला जाता है ना, जीन्स हमें एंसेस्टर्स से मिलते हैं, हमें बड़ों से मिलते हैं, और अगर बड़ों को कोई दिक्कत थी तो वो हमें भी होगी, हमारी शक्ल उन पर जाएगी, उनको कोई बीमारी थी तो हमें भी होगी। डॉक्टर डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले पूछता है तुम्हारे पापा को, मम्मी को, दादा दादी, नाना नानी, किसी को डायबिटीज़ तो नहीं थी? क्यों पूछता है? क्योंकि उसको पता है उनके जीन्स आपको मिले हैं। तो एपिजेनेटिक्स से पहले ये माना जाता था कि जीन्स को रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एपिजेनेटिक्स एक साइंस आई जिसने ये बताया कि आप जैसा इमोशन, भाव अपने आप को दे रहे हो, हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनने वाली एक आइडेंटिटी है। एक सेल के 3 लेयर्स होते हैं, एक उसका आउटर मेम्ब्रेन, एक उसका साइटोप्लाज्म जो जेली जैसा सब्सटेंस है जिसमें सारे फंक्शन हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, सेल एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है, और एक उसका न्यूक्लियस जहां पर डीएनए है। एपिजेनेटिक्स की स्टडी ने यह बताया कि आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपके जीन्स तक को रीप्रोग्राम करते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को भेद करके वो उसके डीएनए, उसके जीनोम तक, उसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं, और जैसे भाव आप अपने सेल को देते हैं वैसा वो सेल परफॉर्म करने लगता है। इसीलिए आज बोला जाता है तमन्ना, आधी से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, आपकी सोच के कारण पैदा हो रही हैं। आज कैंसर सिगरेट पीने से सिर्फ नहीं हो रहा, शराब पीने से सिर्फ नहीं हो रहा, कुछ ऐसे लोगों को हो रहा है जिन्होंने जीवन में कुछ गलत खाया पिया ही नहीं कभी। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो सेल को एनवायरनमेंट दिया गया भाव के थ्रू, वो गलत था। तो अगर सेल भाव को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी हमारे पास साइंस डेवलप है, अगर पानी आपके भाव को डेवलप कर रहा है, जिसके मसारो इमोटो और बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर आपका ब्रेन किसी इंसान के भाव को कॉमा की स्टेट में सुन करके उससे कुछ महीने सालों के अंदर रिकवर करके बाहर आ जाता है, तो अगर इसको मैजिक बोला जाए तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये प्योर साइंस है जो कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर बेस्ड है कि जिस तरह का भाव किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को, इंसान को दिया जाएगा, वो वैसे ही थॉट्स से प्रोग्राम होके वैसा ही अपनी भाव दशा बना लेगा और अपनी क्रिएशन करने लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा है, रिसेंट आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने समय रैना के बारे में सुना होगा। उनका एक शो था जो बंद हो गया था, जिसमें गाली गलौच हुई थी और मदर फादर के लिए गंदे वर्ड्स बोले गए थे। अब वो उनका कमबैक हुआ, तो कमबैक को बड़ा तगड़े से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और मुझे तो खैर नहीं समझ में आती कि उनके फैंस कैसे हैं। हालांकि उनके फादर को मैं जानती हूँ, मीडिया में रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह का उनका कंटेंट होता है वो मेरे को नेगेटिव लगता है, मतलब दूसरों का उपहास करना। अब उनका कमबैक भी इतना तगड़ा हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर नेगेटिव चीज़ों को इतना ज़्यादा लोग कैसे पसंद कर रहे हैं, और नेगेटिव बंदा इतनी आगे निकल कैसे जा रहा है? देखिए, जिस चीज़ को हम नेगेटिव समझ रहे हैं, कोई उसका आनंद ले रहा हो सकता है। चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, उसके पीछे का भाव देखा जाता है कि उसके पीछे इमोशन क्या है। किसी इंसान को कोई गलत काम करने में आनंद आ रहा है तो उसका भाव क्या है? आनंद का। आप जिसको नेगेटिविटी समझ रहे हैं, बाकी लाखों करोड़ों हजारों लोग उसको पॉजिटिविटी समझ रहे हो कि हमारा तो माइंड शांत हो जाता है। जेनजी उसको समझ रही हो कि ये तो बड़ा एक नया चीज़ है जिससे हमको एंटरटेनमेंट हो जाता है। बहुत से लोगों का माइंड सेट ऐसा हो सकता है कि उनको वो गाली ना लगते हो, उनको वो एंटरटेनमेंट लगता है। मतलब हम जिस जनरेशन से आते हैं हमको गाली लगती है, मतलब ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ। लेकिन आज बहुत
बहुत सी नई जनरेशन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए वो एक वर्ड है खाली, उनके पीछे उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यही मैं किसी और से भी डिस्कस कर रहा था एक दिन कि अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति रास्ते चलते गाली दे देता है, इनफैक्ट मुझे गाली बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैंने ज़िंदगी में कभी दी और ना मुझे सुनना भी पसंद है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का भाव बता रहा हूँ। वो कहता कि अगर रास्ते में कोई चलता व्यक्ति आपको गाली दे देता है तो आपको गाली लगती है, लेकिन वहीं जब दो दोस्त बात कर रहे हैं वो आपस में कई बार हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो गाली नहीं लगती। गाली सेम है, किसी अनजान ने दी, गाली लग गई। अपना दोस्त बात करते हुए 50 बार वो गाली का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो गाली नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव अलग है, उसमें फीलिंग अलग है, उसमें गाली वाली फीलिंग ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाली देनी चाहिए या ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है, मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि चीज़ें एज इट इज़ जो हमें दिखती हैं वैसी दूसरों को दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ही सिचुएशन, यहाँ से अगर मैं 6 लिखूँ, मुझे 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा। मैं बोलूँ 6 है, मैं भी सही हूँ, आप बोलो 9 है, आप भी सही हो। तो वो व्यक्ति जो नेगेटिव आपको लग रहा है वो हो सकता है 50, 60, 100 लोगों को पॉजिटिव लग रहा हो। और मैं तो कहता हूँ कि जहर की भी मार्केट है। स्पिरिचुअलिटी की भी बात आप करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के बेस पे ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? देखिए, अब ये सवाल अलग है। अब आप कह रहे हो कि मैं बात करता हूँ, पहले हम बात कर रहे हैं किसी और की। हर एक का अपना अपना एक व्यक्तिगत जीवन है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि उसका भाव अलग है। जैसे चोर चोरी करता है, चोरी एथिकली गलत है, लेकिन चोर को तो आनंद आ रहा है चोरी करने में, तो फिर वो गलत है कि सही है? चोर का अगर भाव सही है तो चोर के लिए वो सही है। इट्स ऑल अबाउट कि उसका भाव क्या है। 10 लोगों को वो गलत लगा, हमने उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस दी, ये हमारा पक्ष था। ठीक है। चोर का अपना एक पक्ष है, मतलब आप चीजों को किसी भी एक पर्सपेक्टिव से देख नहीं सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक थर्ड पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो हमेशा सही होता है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। ऐसे ही जो चोर है, जिसने चोरी की, हो सकता है वो इसको जस्टिफाई कर रहा हो कि यार मैं तो अमीर लोगों के घर में चोरी करता हूँ, वो तो लोगों का पैसा चुरा के बैठा था इसलिए मैंने उसके घर में चोरी की, मैं तो रॉबिन हुड हूँ, मैंने तो उसने डाका डाला था कहीं और मैंने उसके घर में डाल दिया तो क्या हो गया, इसके घर में 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे घर में रोटी खाने के पैसे नहीं है, मेरे को मिलने। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? वो जस्टिफाई कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर चोरी करते हुए उसके अंदर गिल्ट है, उसके अंदर भी कुंठा है, उसके अंदर भी वो भाव है, तो उसके लिए वो एक्ट बुरा माना जाएगा, उसके लिए वो एक्ट बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको चेरिश कर रहा है, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड का कोई नियम नहीं है अच्छे और बुरे का, ब्रह्मांड का भाव का नियम है कि आपके पास भाव क्या है। अगर अच्छे और बुरे का नियम होता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन बहुत परेशान खड़ा, वो तो कह रहा है ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दादा है, मेरे चाचा है, मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठाऊं? और स्वयं भगवान, जिनको आप बोल रहे हैं अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ये कर्म है, ये धर्म है, तुझे इसको मारना चाहिए। तो अब मैं वो एक्ट देखूं कि अर्जुन किसी को मार रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? इतनी बड़ी पिक्चर में मैं 1 मिनट को देखकर डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि ये अच्छा था या बुरा था। जब हम पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वाकई कौरवों ने पांडवों के साथ बुरा किया, कौरव गलत थे। हम और पीछे जाएंगे तो लगेगा नहीं, कौरव गलत नहीं थे, द्रौपदी ने उपहास किया कि अंधे का बेटा अंधा, पांडव गलत थे। तो जब आप पूरी पिक्चर देखोगे ना, 50 चीजें अनफोल्ड होने वाली हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस 1 मिनट को देख करके डिसाइड कर रहे हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो हमें पूरी पिक्चर पता ही नहीं है और पता चल भी नहीं सकती। बड़ा तुच्छ सा छोटा सा जीवन लेकर के आए हैं, तो दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरों ने क्या अच्छा किया या बुरा किया, इससे हमारे जीवन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है अगर हम अपना भाव बदलें, अपने आप को चेंज करें, इससे हमारा जितना भी जीवन है 50, 60, 100, 70, 80, 90, उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला है। तो आपके हिसाब से इनर साइंस क्या है? अंदर से क्या अनुभूति होनी चाहिए, अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए कि वो आपको एक अच्छी शख्सियत भी बनाए और जो आप करना चाहते हैं लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट करके पूरा कर सकें? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इमोशन है वो है परिपूर्णता और संपूर्णता का इमोशन, भरे हुए होने का इमोशन। क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रह्मांड सिर्फ भरे हुए को भरता है, खाली को नहीं भरता। जैसे मैं अक्सर हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो इवेंट्स होते हैं, जो कोर्सेज चलते हैं, उसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखाते हैं। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो बोला सर मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ पाना चाहता हूँ। मैंने कहा समझो नहीं मिलेगी। बोला क्यों? मैंने कहा जब तुम चाहते हो तो चाहने में भाव क्या है? लैक, कमी, कि तुम्हारे पास अभी नहीं है। जैसे आपका फ़ोन है तमन्ना, इसमें अगर आप कोई वीडियो चलाओ, प्ले करो, तो आपको वीडियो दिखता है फ़ोन में प्ले होता हुआ, लेकिन क्या आपको पता है इसके कोर लेवल पर इसकी मशीन, जो मशीनरी इसके अंदर लगी हुई है, इसकी हार्ड डिस्क, इसकी रैम, इसका सब कुछ जो लगा हुआ है, उसमें एक कोड चल रहा है जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और वो प्रोग्रामिंग 2 डिजिट्स में चल रही है, 0 1 0 1 0 1। हर एक डेटा बाइनरी कोड में ट्रांसफर होकर फ़ोन में आता है। कोई भी प्रोग्रामिंग 0 1 0 1 में फ़ोन में स्टोर होती है। फ़ोन में वीडियो स्टोर नहीं है,
वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क में क्या स्टोर है? 0101 का एक कॉम्बिनेशन। आपको दिखा वीडियो। ऐसे ही जब मैं ब्रह्मांड को कहता हूं कि मैं ये पाना चाहता हूं, आपको लगा कि मैं ब्रह्मांड से मांग रहा हूं, लेकिन मशीन लैंग्वेज पीछे जो कोडिंग है ब्रह्मांड पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? कमी, लैक। और जब लैक होता है कि मैं ये पाना चाहता हूं, तो डाउट क्रिएट होता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेस्परेशन क्रिएट होती है, जल्दी मिल जाए, मुझे तो अभी चाहिए, जल्दी से जल्दी 100 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी चाहिए। तो लैक के साथ डाउट है, डेस्परेशन है और फियर है। अगर ना मिला तो क्या होगा? आपको लग रहा है कि आप पाना चाहते हो, चाहने के साथ ही आपने कंडीशन दे दी यूनिवर्स को कि मैं डाउट में भी हूं, मैं डरा हुआ भी हूं, मैं डेस्परेट भी हूं और मैं डायलेमा में भी हूं। तो ब्रह्मांड क्या आपकी चाहत को जवाब देगा या आपकी स्टेट को जवाब देगा? आपकी स्टेट को जवाब देगा। क्योंकि चाहने को अगर ब्रह्मांड जवाब देता तो आज ये दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी अब है। हम यूं चाह रहे होते बैठ करके और कुछ भी मिल जाता। जैसे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, आप इससे रिलेट करोगे और हर एक इंसान इससे समझ पाएगा। राक्षस भी पा लिया करते थे। राक्षस भगवान की तपस्या कर रहे हैं। मतलब आपने क्या सुना है, देखा है, पढ़ा है कि राक्षस भी जब भगवान की तपस्या करते थे तो उनको भी वरदान, कितने राक्षस ले लो, रावण ले लो, कंस ले लो, बुरे से बुरे जिनका संहार करने के लिए खुद परमात्मा को धरती पे आना पड़ा, हिरण्यकश्यप कोई ले लो, राक्षस बड़े से बड़े। क्या राक्षस को मांगने से मिल रहा है? क्या राक्षस बोल रहा है भगवान मुझे ये दे दो? नहीं, वो पहले अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। वो ध्यान करता था, ऐसे खड़ा हो जाता था, एक पांव के ऊपर बियर्ड यहां तक आ जाती थी, सालों साल तपस्या करता था, चारों तरफ सांप के घर बन जाते थे। और फिर उसके बाद जब उसकी स्टेट चेंज होती थी, उसके मांगने को नहीं दे रहा भगवान, मांगने को देता तो वो अपने घर पे, अपने राजमहल पे, सिंहासन पे, भगवान ऐसा कर 100 करोड़ दे दे, चल ठीक है, क्योंकि राक्षस है बहुत बड़ा। लेकिन भगवान ये नहीं देख रहा कि तुम राक्षस हो या तुम देव हो, तुम सुर हो या तुम असुर हो, वो नहीं देख रहा। वो तुम्हारी स्टेट को जवाब दे रहा है। और राक्षस ने भी जब अपनी स्टेट बदली, ध्यान किया, तपस्या की, जैसे ही वो स्टेट पर पहुंचा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रकट हुए। अब बोल क्या मांगता है तू? और फिर वो एक ही शब्द बोलते हैं, तथा अस्तु, जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाओ। भगवान हमें मांगने से नहीं दे रहा, हमारी स्टेट से दे रहा है। और जब आप देखो वो राक्षस तपस्या कर रहा है तो वो कुछ मांग नहीं रहा, तो कह रहा है ओम विष्णुआय नमः, ओम शिव शंकराय नमः। वो सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है, क्योंकि वो जानता है स्टेट बदलेगी, ब्रह्मांड जवाब देने लगेगा। ब्रह्मांड मांगने का जवाब नहीं देता, स्टेट बदलने का जवाब देता है। तो ब्रह्मांड आज आपको जो मिल रहा है आपकी स्टेट की वजह से मिल रहा है। मुझे जो मिल रहा है मेरे मांगने से नहीं मिल रहा, मेरी स्टेट की वजह से। मैं किस स्टेट में हूं? स्टेट का मतलब मेरी भाव दशा क्या है, क्या मैं भरा हुआ हूं? इसलिए मैं बोल रहा था ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है, खाली को नहीं भरता है। आपके फ़ोन में एप्पल प्ले स्टोर होगा, जो भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको एक वीडियो एडिटिंग की ऐप डाउनलोड करनी है तमन्ना। आप उसमें सर्च करते हो वीडियो एडिटिंग ऐप, 5 ऐप्स आती हैं, कौन सी डाउनलोड करते हो? जिसमें सबसे ज़्यादा, अरे भैया, अच्छा चलो दूसरी बात करते हैं। आप YouTube खोलते हो, आप एक वीडियो सर्च करते हो, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस, 10 वीडियो आते हैं, कौन से वीडियो पे क्लिक करते हो? जो सबसे ऊपर होता है। अरे भैया, एक और चीज़ पूछता हूँ। आप दिल्ली से हिमाचल जा रहे हो, रास्ते में हरियाणा क्रॉस करना पड़ता है, NH1 पे एक जगह आती है मुरथल, ढाबे आते हैं बड़े सारे ढाबे आते हैं। कौन से ढाबे पे गाड़ी रोकते हो? वही सुखदेव। वहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती, पार्किंग नहीं है, 2 घंटे बाद खाना मिलेगा। आप भी भरे हुए को भर रहे हो। ट्रू। ब्रह्मांड भी भरे हुए को भर रहा है। अब आप किस चीज से भरे हो? कमी से, वो कमी को भर रहा है। आप संपूर्णता से भरे हो, वो और संपूर्णता को भर रहा है। तो यूनिवर्स आपके चाहने को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आपकी स्टेट को रिस्पॉन्स दे रहा है, भाव दशा को। इसलिए समाप्त करते हुए सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमारे शास्त्रों में कहा गया, यद भावम तद भवति। जैसा भाव वैसा ही होता जाएगा, जैसा भाव कर। उन्होंने कभी नहीं कहा यद चाहम तद चाहती। वो कह सकते थे यद चाहम तद भवती, उन्होंने कहा यद भावम तद भवती। भाव जैसा करोगे वैसा होगा, जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा। और इस यही वजह है क्या, जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलते हैं तो आपको ऐसा बोलना होता है कि मैं कर चुका हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, क्या यही वजह है? बिल्कुल यही वजह है। लेकिन अभी जो आपने बोला कि ऐसा बोलना होता है, आपकी बात थोड़ी सही है, लेकिन सिर्फ ऐसा बोलना नहीं होता, ऐसा महसूस करना होता है। लोग एक गलती ये कर रहे हैं कि उनकी सब चीज़ें मैकेनिकल हो गई हैं।
वो उसके पीछे का जो रिचुअल था उसको भूल गए हैं, उन्होंने उस एक्ट को पकड़ लिया है बस। जैसे आप और मैं कभी मंदिर जाते होंगे, मंदिर जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं। घंटी क्यों बजा रहे हैं? क्या भगवान को बताना है, हेलो गणेश जी बता दो पापा को कि मैं आ गया हूँ? क्या ऐसा कुछ है? नहीं। उसके पीछे एक लॉजिक था कि वो पुराने ज़माने में अष्ट धातु नव धातु की बना करती थी, ए शेप में इसलिए बना करती थी कि वो अष्ट धातु जब उसमें आप उसको टंकार करते थे उसकी, तो उसमें से वाइब्रेशन होती थी। वो वाइब्रेशन के आप नीचे खड़े होते थे और वो आपकी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के अष्ट धातु जमीन में ग्राउंडेड हो जाती थी। ये लॉजिक था। अब हम उस घंटी से 5 फुट दूर खड़े हैं और हम ऐसे कर रहे हैं। हमने रिचुअल पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या थी हमने वो छोड़ दी। ठीक वैसे ही लोग गलती ये कर रहे हैं, वो रिचुअल पकड़ रहे हैं कि मैं अगर ये बोलूं कि मैं पा चुका हूं तो मैं पा चुका हूं। भाव मिसिंग है, फीलिंग इज नॉट देयर, बॉडी इज नॉट दैट इन नॉट दैट स्टेट कि वो फील करे रोम रोम में कि हाँ यार मैं इसको जीऊँ इस सिचुएशन को। अगर मैं पा चुका हूँ तो मेरी जीवन कैसा होगा, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, मैं उठूंगा बैठूंगा कैसे, मैं किस तरह से बिहेव करूंगा, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिस वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। तो पा चुका हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पा चुका शब्दों में सिर्फ ना हो, शब्दों में तो हो लेकिन इसके अलावा ये थॉट्स में, इमोशंस में और फीलिंग्स में भी हो। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। कभी कभी बचपन में हमने चीज़ें कुछ विजुअलाइज की होती हैं। जैसे बचपन में कभी भी आपसे, जब आप बहुत छोटे होते हो, आपसे कोई पूछता है आप क्या बनोगे, तो लड़कियों का ज़्यादातर जवाब होता है कि टीचर बनूंगी, है ना। तो आप थोड़ा बड़ा होते हैं, आपके मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो बचपन में जो विजुअलाइजेशन होती है, मुझे लगता है वो बड़ी ऑनेस्ट विजुअलाइजेशन होती है। तो क्या ये भी पूरी होती है? क्योंकि मुझे अपने साथ ऐसा लगता है कि शायद मेरी वो विजुअलाइजेशन पूरी हुई है। जो मैं बचपन में एक्टिंग करती थी, मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, चलो मेरा कोई नहीं ले रहा, मैं तो किसी का ले रही हूँ। बहुत बढ़िया है। देखिए आपका क्वेश्चन ना इतना खूबसूरत है तमन्ना, इतना ब्यूटीफुल है कि इसमें से ना एक इंसाइट निकल के आता है, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने अभी बोला बचपन में जो हमने जो सब कुछ सोचा वो पूरा होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा न्यूरोलॉजी के टर्म्स में देखें, न्यूरो साइंस के टर्म्स में देखें, हमारा ब्रेन कुछ ब्रेन वेव्स रिलीज करता है। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ दिल ही धड़कता है, दिमाग नहीं धड़कता, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हम EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, MRI आए, fMRI आए, स्कैन्स आए, उससे पता चला कि हमारा ब्रेन भी धड़क रहा है। और ब्रेन में जब ये एक्टिविटी होती है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, थॉट से, इमोशन से या फीलिंग से, तो कुछ वेव्स रिलीज होती हैं। उन वेव्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। बीटा ब्रेन वेव है जो हमको कॉन्शियस रखती है। लाइक जब अभी हम दोनों बैठे हैं, आप भी बीटा में हैं और मैं भी बीटा में हूँ। बीटा का मतलब ब्रेन वेव्स बाहर की तरफ चल रही हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, मेरे दिमाग में जवाब आ रहा होगा, तो हम बाहर से जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं। दैट इज अ स्टेट ऑफ बीटा। जब हम बीटा से थोड़ा नीचे जाते हैं, यानी अब मैं बाहर सोचना बंद कर चुका हूँ, अब मैं आंखें बंद करके ऐसे बैठा हूँ और अपने अंदर ही हूँ, ये स्टेट को हम बोलते हैं अल्फा, जहां बाहर का ध्यान कट करके ध्यान अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अल्फा से नीचे एक स्टेट आती है, उसको बोलते हैं थीटा। बीटा में ध्यान कहाँ था? बाहर। अल्फा में ध्यान कहाँ था? थोड़ा थोड़ा अंदर आने लगा था, बाहर भी था, अंदर भी आने लगा था। मेरी आंखें बंद थी, मैं बाहर से सेंसेस से कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अंदर भी उतना नहीं गया था। थीटा एक वो स्टेट है जहां पर आपका ध्यान सिर्फ अंदर है। जब हम सोने लगते हैं तो हम बीटा में होते हैं। जब हम नींद का पहला मिनट है तो हम अल्फा में हैं। जब हम नींद आ गई हमें तो हम थीटा में चले जाते हैं, और जब हम बहुत गहरी नींद में चले गए तो हम डेल्टा में चले जाते हैं। तो थीटा वो जगह है जहां पर हमारे सबकॉन्शियस का द्वार ओपन होता है, यानी हम बाहर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। इसको हम नींद की रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यहां पर आप बाहर नहीं हो, आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो, आप सोते हो, आप कॉन्शियस होते हो। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हमको ड्रीम्स आते हैं। क्या ड्रीम्स को आप कंट्रोल कर पाते हो? सपना आपके बस में है कि ये सपने को ऐसे नहीं ऐसे चला लूं, ये सपना क्यों आ रहा है, सपना है या हकीकत है? हर सपना रियल लग रहा होता है। एक सपना देख रहे हो आपकी राजपाट है, वो घोड़े, गाड़ी बंगला सब, उठते हो, अरे यार वो कहाँ गया? लेकिन जब आप सपने में थे आपको तो ये रियल लग रहा था, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। एंड व्हेन इट इज इन थीटा स्टेट, जब वो थीटा में होता है, वो तर्क नहीं कर सकता। तर्क कौन करता है? बीटा का माइंड। बाहर जब आप मुझसे पूछो कि ये वाटर कॉन्शियसनेस झूठ है, अब मैं आपसे तर्क कर सकता हूँ कि नहीं। मैं मसारो इमोटो की स्टडीज़ दिखाता हूँ, मैं एपिजेनेटिक्स दिखाता हूँ, मैं आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बहुत सी स्टडीज़ दिखाता हूँ कि ये प्रूवन है। और हमारे खुद के रिट्रीट में एक पार्टिसिपेंट आई थी, चित्रे जी क्या नाम था उनका, साउथ अफ्रीका से, रेंजो। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उन्होंने इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपना ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया विदाउट एनी मेडिसिन।
विदाउट एनी आई मेडिसिन। थिंक ये मेरे वीडियो पे आया भी है कमेंट। 100% ठीक किया। मतलब मेरे पास उनका वीडियो है, आप चाहें तो यहाँ वीडियो चला दीजिएगा। मैं मतलब ये ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सुना है, मेरे अपने रिट्रीट की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम थीटा की स्टेट में होते हैं, वो स्टेट है जब हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा होता है। सबकॉन्शियस, हम कॉन्शियस नहीं है उस समय पर। मेरे सबकॉन्शियस के पास जो भी चीज़ जाए वो उसका एक बिलीफ डेवलप कर लेता है, वो उसी की ब्रेन वेव्स डेवलप कर लेता है। तो जब आप, अब आपके प्रश्न पे आता हूँ, इतना सारा टाइम इसलिए लिया। आपने बोला बचपन में, तो जब एक बच्चा छोटा होता है, बचपन में होता है, तो वो अल्फा और थीटा की ब्रेन वेव स्टेट में होता है। वो तर्क करने के लिए मौजूद नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होता। आप एक बच्चे को बोलो कि ये दीवार को बेटे धक्का लगा दो, पीछे कर दो, वो फट से दोनों हाथ लगा के खड़ा हो जाएगा। आप मुझे बोलो, मैं कहूँगा अरे भाई क्या बोल रहे हो, ये दीवार को थोड़ा, मैं तर्क करूँगा ना, मैं बीटा में हूँ। लेकिन अगर मैं सोई हुई अवस्था में हूँ और सपने में मुझे दीवार को धक्का लगाना पड़ रहा है, मैं लगा दूंगा। हिप्नोटिक स्टेट में आप किसी को डाल दो और बोलो दीवार को धक्का लगाओ, वो दीवार को धक्का लगाएगा, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज नॉट देयर लॉजिक लगाने के लिए, तर्क करने के लिए। बचपन में बच्चा अल्फा और थीटा की स्टेट में होता है। उसको बोलो तुम हिंदू हो, वो हिंदू मान लेता है। उसको बोलो तुम मुसलमान हो, मुसलमान मान लेता है। उसको बोलो तुम बड़े होके पैसे नहीं कमा पाओगे, वो मान लेता है। उसको बोलो तुम बड़े होके बहुत बड़े इंसान बनोगे, वो मान लेता है। तो जो हमने मान लिया, जो हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ है, उसी के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी में हमको लोग, रास्ते, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस सब मिलने लगते हैं। हमारे पास एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। गूगल से बड़ा सर्च इंजन है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके पड़े हुए बिलीव्स को बाहर ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? बिलीव्स को, कॉन्शियस थिंकिंग को नहीं। मेरा बिलीफ है कि यार जिंदगी में पैसे तो 2 नंबर के लोग कमाते हैं। अब मेरा माइंड ढूंढ रहा है कि यार मैं तो 2 नंबर का काम करता नहीं, तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सब 2 नंबर की होती हैं। मैं, उसका बिलीफ है। एक इंसान का बिलीफ है पैसे कमाना तो यार ये बाएं हाथ का खेल है, वो जहां हाथ लगाता है पैसा होता है, क्योंकि अब उसका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज पर है जो अपॉर्चुनिटीज उसको पैसा दे सकती हैं, और पहले वाले का ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज पर है जहां से पैसा नहीं आ सकता। जैसे मान लो आपने भी तमन्ना कोई कार लेनी हो, सर अभी ली मैंने रिसेंट। अच्छा रिसेंटली ली। मान लो अभी आपने जैगवार ली हो, कोई भी गाड़ी ली हो आपने, तो बड़ी छोटी गाड़ी ली है, चलिए जैगवार ले ली मैंने। चलो जैगवार भी छोटी होती है। आपने जो गाड़ी लेनी थी, हाँ, आपने एक नोट किया होगा कि आपको सड़क पे वही दिखाई देती है। ट्रू सर, टाटा हैरियर लेनी थी, नहीं ले पाई। मैं ले लूंगी लेकिन सर मैंने, लेकिन दिखाई वही देती है। हाँ। और दूसरी गाड़ियों पे ध्यान जाता है? नहीं जाता। इनफैक्ट रेंज रोवर भी जा रही हो आपका ध्यान नहीं जाएगा, टाटा हैरियर जा रही हो आपका फट ध्यान जाएगा कि ये हैरियर जा रही है। और इनफैक्ट आपने अपने माइंड में कलर भी डिसाइड कर रखा होगा। हाँ सर, ब्लैक ही दिखता था। ब्लैक ही दिखता है सर। अरे यार ये कैसे हो रहा है? ब्लैक ही दिखता है। क्यों ब्लैक दिखता है? क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपका बिलीफ है, जो आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, वो उसी को ढूंढ रहा है। तो अगर मेरा बिलीफ है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं लोगों, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं सिचुएशंस, उसी दवा, उसी व्यक्ति, उसी कोच, उसी गुरु को ढूंढ रहा है। अगर मेरा बिलीफ है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यही ढूंढ कर मेरे इसी पास को सरल शब्दों में विल पावर कहते हैं। नहीं, विल पावर कुछ और है। विल पावर हमारी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल पावर को यूज़ करता है। विल पावर कॉन्शियसली की जाती है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये सब कॉन्शियस ऑपरेशन है। ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके पड़े हुए बिलीफ से चीज़ों को तलाश रहा है। विल पावर कॉन्शियसली मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान सिगरेट पीता है, मैं उसको बोलूँ सिगरेट नहीं पियो, अब वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझेगा। अब मैंने जो ये बात की सिगरेट नहीं पियो, ये पता है किससे बात की है? बीटा से, कॉन्शियस माइंड से, बुद्धि से। कॉन्शियस माइंड में क्या है? बुद्धि, तर्क। आपने मुझे बोला अनुराग इस दीवार को धक्का लगाओ, मैं तर्क करूंगा, क्यों? मैं कॉन्शियस हूं। आपने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, आपने मुझे बोला इस दीवार को धक्का लगाओ, मैं आपकी बात का कोई तर्क नहीं करूंगा, मैं धक्का लगाना शुरू कर दूंगा। जो इंसान सिगरेट पीता है उसको बोलो सिगरेट छोड़ दो, आपने किससे बात की? उसके कॉन्शियस माइंड से, बीटा स्टेट में। वो 2 घंटे आपकी बात सुनता है, फिर उसके बाद वो विल पावर लगाता है, कहता नहीं यार किसी ने बोला था सिगरेट पीने से ये होता है। अरे बोला था, उसके पैकेट पे छाप दिया हमने। हर मूवी से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि इससे क्या होता है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इट्स अ लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्स। इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी इंसान के साथ ना ज़्यादा देर नकली नहीं हो सकते हो। ज़्यादा देर सर मैं तो बिल्कुल नकली नहीं हो सकती, मेरा तो एक्सट्रीम वाला केस है। हाँ वो मुझे दिख भी रहा है भाई, आप ज़्यादा देर नकली नहीं हो सकते हो किसी इंसान के साथ। मैं कंफर्टेबल ही नहीं होती हूँ, मैं वहाँ से, मैं जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ तमन्ना कि एक कोई लड़की ने पूछा किसी से, कोई गुरुजी से, कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ तो पता कैसे चले कि इंसान अच्छा है या बुरा? तो उन्होंने कहा उसके साथ 7 साल निकालो,
वो तो बड़ा लंबा टाइम है, 7 साल निकालो। तो इसमें कैसे? तो बोले क्योंकि इतने टाइम में पता चल जाएगा आपको। तो वो बोली नहीं, कुछ शॉर्टकट बताओ। तो फिर वो बोले ऐसा करो, उसको 7 बार अलग अलग चीज़ों के लिए गुस्सा दिलाओ, वो नकली नहीं रह पाएगा, वो असली हो जाएगा। और जब आपको उसकी असलियत, क्योंकि गुस्से में इंसान को उसका जो सब कॉन्शियस में रखा हुआ है ना, वही निकल के आता है, उसका बिहेवियर, जो हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलता। तो इसी तरह से बुद्धि को आप बोल रहे हो सिगरेट छोड़ दो, बुद्धि को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी विल पावर तो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब आप, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में खजाना रखा है, और आप उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आके पूरा कमरा छान के चले जाते हो, खजाना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बेसमेंट में है। एग्जैक्टली हम कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, जहां पर हैबिट्स, जहां पर स्टोर्ड प्रोग्रामिंग्स, जहां पर बिलीफ नहीं रखे। लेकिन जब हम सब कॉन्शियस से बात करते हैं तो वहां पर बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट आपका ज़िंदगी का बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन ज़िंदगी में कोई एक ऐसी इमोशनल स्टेट, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गलत, बहुत हैवी, जिसने सीधा सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डाला। क्योंकि इमोशंस जब होते हैं ना, वो आपका लॉजिक ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। इमोशंस और लॉजिक अलग अलग चीज़ें हैं। लॉजिक आएगा, इमोशन नहीं आएंगे, इमोशन आएगा, लॉजिक नहीं आएंगे। इमोशन आपके लॉजिक खत्म कर, जब आप बहुत इमोशनल होते हो ना, तो आप, जैसे एक आचार्य रजनीश ओशो एक बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक दोस्त था, 2 दोस्त थे, एक दोस्त की वाइफ की डेथ हो गई, तो दूसरा दोस्त उसके घर गया, वो बहुत रो रहा था जिसकी वाइफ की डेथ हुई। वो उसको जाके बोलता है, रो मत यार, आत्मा अमर है, अजर है, कोई जर्नी होगी, इतना कर्म लिखे होंगे, टाइम कम होगा, भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है, चिंता नहीं करो। चला जाता है। कुछ दिन बाद वो दूसरे दोस्त की वाइफ की डेथ हो जाती है। सेम चीज़। अब वो रो रहा है और वो दोस्त आके हो, यार चिंता मत करो, आत्मा तो अमर है, अजर है, कोई काम होगा, भगवान के पास बुलाया होगा, दूर कहीं जाना होगा। हमें कॉन्शियसली वो चीज़ें समझ में नहीं आती। हमारा बिलीफ जो रखा हुआ है सब कॉन्शियस, जब हम उसको दूर से देख, दूसरे दोस्त के केस में दूरी है, मेरा अपना इमोशन नहीं है। हाँ। इमोशन आपके लॉजिक को खा जाता है। तो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में बड़े इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, बहुत इमोशनल, कोई किसी ने धोखा दे दिया, मोलेस्टेशन है, चाइल्ड अब्यूज़ है, कोई पार्टनर ने चीट कर दिया, कुछ भी, पैसे की कमी हो गई, तो वो एकदम से जब इमोशन होता है तो लॉजिक नहीं है, यानी कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट देयर। व्हेन कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट देयर, वो चीज़ डायरेक्टली सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट कर जाती है। इसीलिए कई लोगों के 20-20, 25-25 साल पुराने इमोशंस ज़िंदगी भर उनको दुख देते रहते हैं। इवेंट दुख नहीं देता। एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली सर मैं एंग्जाइटी है, मुझे बहुत परेशान। मैं कहा क्यों? बोली 15 साल पहले 25 सितंबर को दोपहर को 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मैं कहा मैडम कब? बोली 15 साल पहले। मैंने कहा और आज आप आज भी उसको लेकर के बैठे हो? बोली हाँ मुझे वो दुख देता है। मैंने कहा कौन? बोली वो इवेंट। मैं कहा वो इवेंट तो 15 साल पहले ख़त्म हो गया। बोली हाँ उसके इमोशंस। मैं कहा हाँ ये बात बोलो। जब इमोशन बहुत स्ट्रांग आता है तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है, और जिस तरह का इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर के बैठेगा वही तरीके की ज़िंदगी मैं अपनी जीने लगूंगा। इसीलिए मैंने बोला यद भावम तद भवति। मैंने नहीं बोला यद तर्कम तद तर्कति। मैंने कहा यद जैसा भाव, इमोशनल स्टेट जैसी होगी वैसी मेरी ज़िंदगी बनती जाएगी। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, यूट्यूब पे आप कई वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशनल। आपको लगता है कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा कई लोग ग्लोरीफाई भी करने लग पड़े हैं? बिल्कुल करने लग पड़े हैं। मतलब ये एक ग्लोरीफाई नहीं करने लग पड़े, हो गया है। हाँ ये एक सेकेंडरी गेन है तमन्ना। सेकेंडरी गेन का मतलब कि इससे मुझे सिग्निफिकेंस मिलती है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, इससे हमें सिग्निफिकेंस मिलती है। और ये कॉन्शियसली समझ, देखो अब मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, जो एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, वो मुझे खूब, जैसे वो पानी वाले भाई साहब को गाली निकाली ना, ऐसे इस बात पर मुझे भी खूब गाली निकाल सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या, तुम मैं क्या। भी इस मुद्दे पे बहुत कम बात करने से कतराती नहीं, मैं तो 100% बात करता हूँ, ठोक के बात करता हूँ, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया हुआ अपनी जिंदगी में। मेरे से ज़्यादा डिप्रेशन, मेरे से ज़्यादा एंग्जाइटी, मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस किसी ने ज़िंदगी में शायद देखा ना हो। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे से बड़ा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा बड़ा आप क्या चीज़ ढूंढोगे? तो मैंने उस जीवन को भी जिया है और आज मैं इस जीवन को भी जी रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं घबराता हूँ। कोई गलत बोलता बोलो, मुझे मेरे राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं है। मैं जो सच बात है मैं वो बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वो जीवन भी देखा और मैंने ये जीवन भी देखा है। और मैंने जब उस जीवन को एनालाइज़ किया तो मुझे समझ में आया कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरे बिलीव्स, मेरे सबकॉन्शियस में पड़े हुए इमोशंस उस लॉजिक, उस इमोशन को तर्क देते थे, लॉजिक देते थे कि तू बिल्कुल ठीक है, तेरे साथ बिल्कुल गलत हुआ है, भगवान इज सो अनफेयर टू यू। और जब कुछ नहीं मिलता ना, मतलब हम इस केस में हम सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा हूँ। मुझे जिम्मेवारी उठाने की चेतना नहीं है मेरे पास। मेरे सबकॉन्शियस में जो बिलीफ है मैं तो वही उठा रहा हूँ, और बिलीफ है कि मेरे साथ गलत हुआ है,
मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जब कोई नहीं मिलता मैं सरकार ने जीएसटी लगा, इसने ऐसा, सरकार से भी कुछ नहीं बनता तो फिर मैं कहता हूँ भगवान गलत है, मोदी जवाहरलाल नेहरू। हाँ, भगवान गलत है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। जब भगवान भी समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, तो मैं कहता पिछले जन्मों का कुछ होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ मैं गलत हूँ। एक बड़ा खूबसूरत शेर है गालिब का, कहते हैं उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। कर तो हम यही रहे हैं, हम अपने आप को बदलने की जगह सबको ब्लेम करना चाहते हैं, और जो इंसान इस सिचुएशन में होता है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस से यही इमोशनल स्टेट बार बार निकल करके आ रही है। उसको कितना ही कॉन्शियसली समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो लोग मेरे पास, कई बार हमारे पास रिट्रीट में लोग आते हैं ना, वो दूसरे दिन में उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब उनके कॉन्शियस माइंड से बात नहीं हो रही है, उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात हो रही है, जहाँ पर बिलीव्स रखे हैं उनको बदला जा रहा है, उनकी प्रोग्रामिंग को बदला जा रहा है, उनकी स्टेट को बदला जा रहा है, और उनका भाव अगर सबकॉन्शियस में बदल गया तो यद भावम तद भवति। वही इमोशन जो 15 साल पहले घटित हुआ था आज वो पेन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस इंसिडेंट्स के साथ इमोशन अटैच है। लेकिन जब सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है तो उस इमोशन के साथ हम विजडम को अटैच करते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लर्निंग देखो क्या मिली। तो वरना एक लड़की मेरे पास आई, बोली इस आदमी ने मुझे 5 बार धोखा दिया है। मैंने कहा मैडम उन्होंने एक ही बार दिया है, 4 बार आपने लिया है। बोली मतलब? मैंने कहा एक बार धोखा दिया था तो छोड़ देना था। मैंने कहा अब? बोली अब मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने कहा अब ये दोबारा धोखा दे सकता है? बोली नहीं अब तो नहीं दे सकता। मैं कहा ये पहली बार के बाद भी तो समझ आ सकता था। हमें वो धोखा नहीं दे रहा है, हम धोखा खा रहे हैं। हमारी बुद्धि नहीं है। जिस दिन बुद्धि उस स्तर पर आती है, जान पाती है, समझ पाती है, लेकिन उस बुद्धि को समझाने के लिए आपको सबकॉन्शियस में बड़े गहरे इमोशंस, बड़े गहरे बिलीफ और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तब जिंदगी में वो चेंज आता है, और वो चेंज जब सबकॉन्शियस में आता है, अंतर मन में आता है। मन का ही प्रभाव है जगत, मन का ही। मेरे मन में जैसे इमोशंस है मैं आपको वैसा प्रिसीव करूंगा। हाँ ठीक है। मेरे मन में अगर मेरी आइडेंटिटी का एक भाव है ना कि यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी को क्यों, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई इंसान अंदर एंटर होता है और मुझे लगता है कि यार मैं इससे ना 500 गुना ज़्यादा हाइट, मतलब हर मामले में मैं इससे बड़ा हूँ, तो मैं ऐसे हो जाऊँ, हाँ जी बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है, कैसे, अरे देखो यार बिठाओ इनको। वहीं अगर मेरे मन में भाव है कि कोई व्यक्ति अंदर आया और मैं उससे बहुत इन्फीरियर हूँ, और वो जैसे ही दरवाज़ा, ओ सर, अरे सर आइए ना सर बैठिए, क्या हुआ? मैंने उस इवेंट को, उस व्यक्ति को रिस्पॉन्स दिया है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को रिस्पॉन्स दिया है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ। तो हम जवाब इवेंट्स के, सिचुएशंस के नहीं दे रहे हैं, हम अपने बिलीव्स के दे रहे हैं। मेरे बिलीफ का ये सिस्टम है कि मैं किसी से बड़ा हूँ तो मैं उस तरह से रिएक्ट करूँगा, और मेरा ये बिलीफ है कि आप और मैं और हर एक इंसान समान है, तो मैं उस तरह से रिएक्ट करूँगा। इसीलिए लोग CEO से बात करते हुए अलग टोन होती है और गेट कीपर से बात करते हुए अलग टोन होती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका ये भाव है कि हर एक इंसान समान है, इसको भी इज्जत देना बनता है, इसको भी इज्जत देना बनता है, तो उनका भाव बदल जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव्स कि आपके पास क्या प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई है। 99% बातों से आपकी रिलेट कर पा रही हूँ। अब मैंने फिर से वही कह रही हूँ कि आजकल अवेयरनेस बहुत है। अब जो आप उसकी बात कर रहे हैं, आपका कोई भी ट्रॉमा रहा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी, जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे ना, तो एक जो एजुकेशन सिस्टम था वो ऐसा था कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही हर चीज़ में अच्छे हैं। आप स्कूल कैप्टन भी हैं, आप स्पोर्ट्स कैप्टन भी हैं, लेकिन आप पढ़ाई में एवरेज हैं तो आपको कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। आपको ये बोला जाता था अरे कुछ भी नहीं करेगी। मैं उसमें से गुजरी हुई हूँ, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। 10th 11th 12th तो चलिए फॉर्चुनेटली फिर कुछ ऐसा हुआ कि मीडिया में आ गई और ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन हाँ वो मेरे दिमाग में भर दिया था। अब वो चीज़ मैं अपने बेटे के साथ नहीं करती हूँ, वो भी पढ़ाई में एवरेज ही है। कल की ही बात है, मैं उसको उसकी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मदर्स हैं वो फ्रेंड्स सारे 1st 2nd आते हैं, तो उनकी मदर ने मेरे से पूछा इसके कितने % आए। तो 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा क्या बोलूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सच बोल दूँगी लेकिन मेरा लड़का ना परेशान हो जाए, उसको ना बुली करे। तो मैंने ना 10% बढ़ा के बोल दिया। मैंने 10% बढ़ा के बोल दिए। फिर मैंने उनकी मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा, कह रही कि फिर वो कह रही है अच्छा, मैंने कहा 79% है, इसके आए 69 थे। तो कह रही अच्छा, अब आपने कैमरा पे क्लियर कर दिया तो अब उसकी मम्मी देखेगी तो समझ जाएगी। कह रही तो 7, उनका बेटा फर्स्ट आता है, तो कह रही अच्छा 79% है, नॉट बैड। मैं तो सोच रही थी कहीं 60s में ना लैंड हो गया हो। मैंने कहा शिट, ये तो 60s में ही लैंड हुआ है। तो मैंने कहा लेकिन मेरे को कोई ऐसी है नहीं पढ़ाई के साथ कि भैया पढ़ाई कर ले, क्योंकि मेरे लड़के में वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, वो मतलब इस एज के बच्चे में नहीं होती है, तो मुझे उसका सेटिस्फैक्शन है। इसलिए वो चीज़ें देख के ना मेरे से उसको कुछ बोला ही नहीं जाता, मुझे लगता है ठीक है। फिर मैं पूरा दिन सोचती रही क्या मैं ठीक कर रही हूँ। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे उनको नंबर बताया, तो सच बता देना। तो क्या हम बच्चों को इस तरह से समझाना गलत है?
या नंबर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट क्या करना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए कि तू पढ़ पढ़ पढ़, या फिर मुझे उसकी वैल्यूज़ को ऊपर करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा वैल्यूज़ और स्किल्स को डेवलप करे। अगर एक बच्चा किसी स्किल सेट में अच्छा है तो मुझे लगता है उसको वहाँ पर हमें पुश करना चाहिए। उसकी वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप बच्चे का भाव क्या है, क्या बच्चे के अंदर कंपटीशन का एक भाव है? ज़रूरी नहीं कि वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या बच्चे में कोई स्किल सेट ऐसा है, क्या वो म्यूज़िक अच्छा प्ले कर पा रहा है, क्या वो कोई और एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो मुझे लगता है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वहीं पर ही पुश किया जाना चाहिए। इनफैक्ट अब हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ के नाम से, 6 दिन का रिट्रीट होता है। उसमें एक दिन ना डेडिकेटेड होता है जिस दिन हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब उसमें हम इतने गहरे स्तर पर जाते हैं क्वांटम फिजिक्स के कि हमारे पास बहुत से फिजिसिस्ट, डॉक्टर्स और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, इंडिया से बाहर से भी बहुत लोग आते हैं रिट्रीट में। वो लोग भी बैफल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या कॉन्सेप्ट। वो बोलते हैं कि सर आप पढ़े हुए कितना हो? मैं कहा मैं 11th में फेल हो गया था। बोले मैं क्यों? मैंने कहा मेरे फादर चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, और मैंने नॉन मेडिकल लिया और मैं पढ़ा नहीं और मुझे पढ़ाई नहीं होती थी और मैं फेल हो गया। तो एक इस बार भाई साहब आए हुए थे, वो बोले कि भाई साहब आप 11th में फेल हो गए थे, पढ़ लिए होते तो क्या करते? मतलब अगर आपने साइंस, अभी आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, इतना सही ये सिखा रहे हो हमें, अगर आपने साइंस पढ़ी होती तो आज आप कहाँ होते? मैंने एक एग्जाम्पल सुना था कि एक गाँव में एक चर्च था, तो वहाँ पर अखबार में इश्तेहार निकला, एक पम्फलेट निकला कि चर्च में एक ड्यूटी है, बेल लगी होती है चर्च में, घंटा बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी बेल होती है, मतलब इतना बड़ा घंटा होता है। तो वो उसको चर्च में ड्यूटी निकली कि घंटा बजाने के लिए कोई आदमी चाहिए। तो एक इंसान गया, उसने अप्लाई किया। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि भाई तुम इस जॉब के लिए आए हो? उसने कहा हाँ आया हूँ। तो उसने कहा कि बताओ तुम ये कर लो? उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा। तो उसने कहा तुम्हारी पढ़ाई कितनी है? वो बोला मैं 9th पढ़ा हूँ। तो उसने कहा हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि हमें 10वीं पास आदमी चाहिए, 10th पढ़ा हुआ आदमी चाहिए इस जॉब के लिए, घंटा बजाने के लिए। चला गया बेचारा। उसने ज़िंदगी में ठोकरें खाई, बड़ा इधर उधर काम किया और एक दिन वो मिलियनेयर बन गया। उससे इंटरव्यूअर एक दिन सवाल पूछ रहा है। वो बोला भाई साहब आप इतने बड़े मिलियनेयर हो, कितने पढ़े हो? बोला 9th पढ़ा हूँ, 10th फेल हूँ। बोला अगर आप 10th पास हो गए होते? बोला घंटा बजा रहा होता। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि अगर ज़िंदगी में मेरा डेस्टिनेशन आप ध्यान से देखोगे तो वो मेरे स्किल सेट से निकल रहा है। जिंदगी में हर सक्सेसफुल इंसान को आप उठा के देखो, रामानुजन जिन्होंने इतने बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए, वो मैथमेटिकल स्कॉलर थे? नहीं, ध्यान करना जानते थे, अपने अंदर उतरना जानते थे। जितने बड़े लोग, मार्क जुकरबर्ग के पास कौन सी डिग्री थी फेसबुक बनाने के लिए? जेके रोलिंग के पास कौन सा एक्सपीरियंस था हैरी पॉटर बनाने के लिए कि उससे पहले वो बहुत बड़ी डायरेक्टर रही हो, एक्टर रही हो, ऑथर रही हो, क्या रही हो? कुछ भी नहीं थी, लेकिन स्किल था, मन था कि मैं ये काम करूं। इसीलिए जब आप अपने उस मन से होने वाली चीज़ पर ध्यान देते हो तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी पढ़ाई है। उससे बड़ी पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ाई में बहुत एवरेज थे, लेकिन आज ज़िंदगी में वो बहुत बड़े मुकामों पर हैं, बहुत बड़े मुकाम पर। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन वो कॉम्पीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ड्रीम है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, पढ़ाई ज़रूरी है। आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे यूपीएससी नहीं करना, तो आपका जो कॉलिंग है आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो मुझे लगता है बच्चे के कॉलिंग को आइडेंटिफाई करवाना चाहिए। लोग पूछते हैं कैसे होगा, मैं कहूँ उसको 50 जगह भेजो, उसको बैडमिंटन खेलने भी भेजो, उसको टेनिस खेलने भी भेजो, उसको म्यूजिक क्लास में भी भेजो, उसको डांस क्लास में भी भेजो, उसको आइडेंटिफाई करने दो और एक दिन वो आके बोलेगा कि मम्मी ये मुझे मज़ा आ गया इसमें। तो एक बहुत महान इंसान ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि दुनिया में काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं लेकिन वो उसे करना नहीं चाहते थे। आचार्य रजनीश ने एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था। वो बोले एक बहुत बड़ा सर्जन था, डॉक्टर था, उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी और इतना बड़ा सर्जन था कि उसका कोई ऑपरेशन कभी फेल नहीं हुआ था। रिटायरमेंट पार्टी पे लोग डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो इंसान डॉक्टर चुप करके कोने में बैठा हुआ है। किसी ने पूछा यार तुम इतने सक्सेसफुल रहे, इतना बड़ा डॉक्टर सर्जन रहा, तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है, मस्ती नहीं कर रहे हो? वो कहता मैं कभी डॉक्टर नहीं होना चाहता था, मैं एक नर्तक होना चाहता था, मैं एक डांसर होना चाहता था, मैं नाचना चाहता था, जिंदगी को जीना चाहता था। वो कहता अगर मैं नर्तक होता, चाहे मैं पैसे ना कमाता, लेकिन आज मैं सुकून से होता। मैंने ये काम बढ़िया किया है, लोगों की सेवा भी की है, अच्छा किया है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया ज़िंदगी जीने में। इसीलिए लोग अपने डेथ बेड पे रिग्रेट कर रहे होते हैं। तमन्ना, गौतम गंभीर का भी बड़ा एग्जाम्पल है। वो भी ये कहते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। लोग बोलते हैं कि आपने 2 वर्ल्ड कप जिताए,
लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है मैं नहीं जिताता तो कोई और जिता देता, इंडिया जीतता ही। लेकिन हाँ, मैं अगर आज भी मेरे से कोई पूछे तो मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट लव आर्मी है। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, जबकि मतलब आप देखिए आर्मी वाले एक तरह से अगर आप बड़े पोस्ट पे नहीं है तो गुमनामी की ज़िंदगी ही जीते हैं। उसके बाद शहादत के बाद उनके पास ठीक है नाम हो जाता है ये वो, लेकिन हाँ क्रिकेटर एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ तो वही भगवान का रूप ही होते हैं क्रिकेटर्स, तो वो भी ये चीज़ बोलते हैं। तो ऐसे बड़े ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो मुझे भी लगता है कि आजकल मैं देखती हूँ ना, अगर आप पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाओ, भाई बच्चे बस उन्हीं की बातें, आज होमवर्क क्या है, अच्छा उसका प्रोजेक्ट फाइल, मतलब मेरे तो ऊपर से निकल जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैं बीइंग अ मदर मैं बड़ा गलत कर रही हूँ अपने बेटे के साथ, लेकिन मुझे खुद पता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे चित्रेश जी बैठे हुए थे, तो चित्रेश जी ये बात कर रहे थे, इनका बेटा है, छोटा है अभी, तो ये बात कर रहे थे कि सर उसको स्कूल भेजूं या ना भेजूं। मैं अपने हस्बैंड से भी 1 महीना पहले ये बोल रही हूँ कि भैया उसको ये जो होम क्लासेस होती हैं वो, होम स्कूलिंग वो करा देते हैं। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ रहा है। आप पूरी कीजिएगा अपनी बात, मेरे को ये भी बताइएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि होम स्कूलिंग जो है वो अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप किस चीज़ से रेजोनेट करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं एक बार देख रहा था, एक फ्यूल स्टेशन पर एक इंसान गया अपनी कार लेके, तो पेट्रोल पंप पे जैसे ही वो एंटर हुआ फ्यूल स्टेशन पे, तो अटेंडेंट ने उसको बोला कि लिड खोल दो ताकि मैं फ्यूल रिफ़िल कर दूं। तो उसने लिड खोली, तो फ्यूल स्टेशन अटेंडेंट ने उससे पूछा कि हाँ जी भाई साहब, पेट्रोल या डीजल? उसने कहा जो सस्ता है वो डाल दो। बोला कि ये ऐसे नहीं होता है, आपकी गाड़ी कौन सी है? वो बोला नहीं, जो बढ़िया है वो डाल दो। कहता पेट्रोल गाड़ी है पेट्रोल डलवाओ, डीजल गाड़ी है डीजल डलवाओ, दूसरा डलवाओगे गाड़ी थोड़ी दूर में ही बंद हो जाएगी। हमारे अंदर क्या चीज़ है वही बाहर से डलना चाहिए, कुछ और डलेगा गाड़ी थोड़ी दूर जाके बंद हो जाएगी। मैं आज लोगों को जीवन में देखता हूँ जिनको हम सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग बोलते हैं ना, तमन्ना, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं रिट्रीट में जिनके पास अपने चॉपर्स हैं। मतलब लिटरली आप कभी देखोगे आपको आइडिया लगेगा। मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे इंसान आए बहुत अल्ट्रा रिच, और मतलब आप उनको देखो तो आप कहो कि यार इससे तो मैं जीवन एक्सचेंज करने को तैयार हूँ कि ये जीवन मुझे मिल जाए। वो मेरे पास आए और मैंने कहा सर बताइए। बोले भैया नींद की गोली छुड़वा दो। नींद नहीं आती है। हमने एक मापदंड बनाया कि सक्सेस का मतलब है सिर्फ पैसा। नो डाउट पैसा बुरा नहीं है, पैसा ज़रूरी है और पैसा अच्छा भी है, लेकिन अगर वो पैसा खुशी से आ रहा है, आनंद से आ रहा है, तो वो 1000 गुना बड़ा पैसा है। वही पैसा, इसीलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ तमन्ना, कि लोग अक्सर अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच देते हैं। बिल्कुल, पूरी पूरी जवानी बेच दी, सब जीवन निकाल दिया, और अंत में क्या लगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोग गलत समझ जाते हैं कई बार, मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा नहीं, मैंने कहा कमाना है लेकिन खुश भी रहना है, अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशी नाखुश को अपने देखना है, ऑब्जर्व करना है। यही जिंदगी है, क्योंकि अंत में यही बचेगा। और जैसे वो डॉक्टर बोल रहा है कि अगर मैं नर्तक होता आज मैं खुश होता, आप कभी भी ज़िंदगी में जाते समय रिग्रेट नहीं करोगे अगर आपने अपना काम खुशी से किया है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस काम से आप मोहब्बत करते हो ना, अगर आप उस काम को करते हो तो आपको 2 पैसे कम भी मिलते हैं तो आप आनंदित हो। आप 100,000 लोगों से बेहतर हो, आप अपने जीवन को समग्रता से जी रहे हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या गाड़ी ले आया, कोई, क्योंकि जो आपकी लोग गाड़ी से फुलफिलमेंट कर रहे हैं, जो लोग बंगले से 100 करोड़ से फुलफिलमेंट कर रहे हैं, वो आप अपने काम से कर रहे हो, आपको उसमें आनंद आ रहा है। तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि या तो जिससे मोहब्बत है उससे शादी करो, या फिर जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत कर लो। दूसरा वाला टफ है, पहला आसान है। अगर नहीं हो पाया पहला तो क्या करेंगे? सर तो जीवन तो नर्क में नहीं गुजारना ना। मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर जिस काम से मोहब्बत है या तो वो काम करो, सब छोड़ दो, कंप्लेंट नहीं करो। फिर अगर वो काम नहीं कर पाए तो जो कर रहे हो उससे तो मोहब्बत कर लो, कम से कम उसको तो खुश होके करो। आपकी ये जर्नी थी कि कोई इंसान मुझे बोला सर मैं सेल्स में हूँ, लेकिन मैं किसी और उसमें फील्ड में काम करना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। मैंने कहा अगर मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि उसके मन का हो रहा है। वो आपको शायद यहाँ इसलिए भेज रहा है कि तुम यहाँ अच्छा परफॉर्म करो। हमारे पंजाबी में एक बात बोलते हैं, कहते हैं पांडे नू पानी डालने से पहले उसको टो लेना चाहिए। मतलब समझ गए, पांडे नू पानी पान तो पहले टो लेना चाहिए। टो लेना चाहिए कि उसको पहले चेक कर लो कि ये पानी लेने लायक भी है या नहीं।
मैं कहा तुम्हारे मन का शायद तुम वहां होते और कुछ ना कर पाते, लेकिन उसके मन का हो रहा है, वो टो रहा है। तो कह रहा है अगर तू ये करता है तो तेरे लिए वो भी रखा हुआ है। इसलिए ये जो कर रहा है ना, इसको खुशी से कर, मोहब्बत से कर, बीमारी नहीं लगाएगा, स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा, घर जाएगा, बच्चों से प्यार से बात करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, संडे को संडे नहीं बल्कि आनंद का दिन समझेगा। तो जो हम काम कर रहे हैं अगर हम उससे मोहब्बत कर लें, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कमाई नहीं है दुनिया में कोई। मतलब अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काम नहीं है। आई लव दिस थिंग। हमारी रिट्रीट्स होती हैं, 6 दिन का रिट्रीट होता है। लोग सुबह आते हैं वहाँ पे 8-9 बजे और शाम को वो 6 बजे एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रीट ख़त्म हो जाएगी। रिट्रीट रात को 2-2, 3-3 बजे तक चल रही है। एक भाई साहब आए हमारे पास, दुबई से आए हुए थे। कहाँ? बोले सर ये 2 बजे तक कैसे चला रहे हो? बोले लोग तो बोलते हैं कि 6 बजे पैसे ख़त्म, टाइम ख़त्म, अब ज़ीरो। मैंने कहा क्योंकि ये काम नहीं है, मोहब्बत है। और जब तक मैं तुमसे रेजोनेट कर रहा हूँ, तुम मुझसे रेजोनेट कर रहे हो, मैं यहाँ पे 20 घंटे और भी बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ऊर्जा मिल रही है। मेरी एनर्जी डिप्लीट नहीं हो रही है। एनर्जी कभी भी फिजिकली डिप्लीट नहीं होती, एनर्जी मेंटली डिप्लीट होती है। कई बार आप नोट करो, हम बच्चे थे ना, आप भी अपने बचपन में नोट करोगे, हम क्योंकि हमारा दौर अलग था, टाइम अलग था। स्कूल से आते थे, बस्ता बोलते थे, बैग हमारा फेंका, कंचे खेलने निकल गए, क्रिकेट खेलने निकल गए, छत पे पतंग उड़ा रहे हैं और 3-3, 4-4 घंटे खेल रहे हैं। मम्मी बोल रही थका नहीं? मैं कहा नहीं थका। और मम्मी जैसे ही पढ़ाई के लिए बिठा देती, मम्मी कहती जैसे ही पढ़ाई के लिए बिठाती हो तुझे नींद आ जाती है। इंसान तब थकता है जब उसके मन का नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। ये तो अभी आपको इतनी पुरानी एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैं रोज़ एग्जांपल देती हूँ अपने पति को। जब कोई खाने की तारीफ़ कर देता है तो अगली बार दिल करता है और अच्छे से बनाओ। जब नहीं करता तो दिल करता है बनानी नहीं है। तो वो आप वैसे तो भी पति को आप बना के देते हो नहीं देते हो, ये भी बता दो। अभी मेरे घर में रिसेंटली गेस्ट आए थे बड़े सारे, तो मेरी तरफ के गेस्ट थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अब नहीं तुम थकोगी। मैंने कहा थकान ना यहाँ से होती है, जब पता होता है कि वर्क प्रेशर है भैया, मुझे अच्छा बनाना है, परफॉर्मेंस देनी है। मैंने कहा मुझे परफॉर्मेंस प्रेशर कुछ है ही नहीं, जैसा भी है खा लेंगे वो लोग। तो इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन थकता है, शरीर नहीं थकता। जैसे ही मन थकेगा शरीर वैसे ही थक जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मोहब्बत है तो आपका शरीर नहीं थकता है। शरीर कहता है और करते जाओ। लेकिन जैसे ही आप अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हो, शरीर वैसे ही थक जाता है। और जैसे ही शरीर थकेगा 50 तरह की बीमारियों को इन्वाइट करेगा, 50 तरह के स्ट्रेस को इन्वाइट करेगा, क्योंकि वो थका हुआ है। और थका हुआ शरीर ही सबसे पहले स्ट्रेस में जाता है। लेकिन जब माइंड से ऊर्जा आ रही है, शरीर में एनर्जी आ रही है, तो वो जिंदगी में कभी ना थकता है, ना बीमारी पैदा करता है, ना पीछे मुड़ के देखता है, ना साइकोसोमैटिक कंडीशन डेवलप। और मुझे लगता है हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे और उसी से पैसा कमा रहे हैं। और कई लोगों को शायद ये चीज़ नसीब नहीं होती है। बिल्कुल ठीक, ये एक ब्लेसिंग है। हाँ, ये ब्लेसिंग है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो काम पसंद है, जिससे मोहब्बत करते हो वो काम करो। नहीं कर पाए तो, अगर नहीं कर पाए तो जो कर रहे हो एटलीस्ट उससे मोहब्बत करो, क्योंकि ऊपर वाला पांडा टो रहा है। जब वो देख लेगा कि हाँ ये लेने लायक है, इसकी पात्रता बड़ी है, तो वो पात्रता को भरना शुरू कर देता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। अब मुझे भी लगता है कि लेट मिला, लेकिन हाँ वही मिला जो मैं करना चाहती थी। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी को पैसे से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई जैसे आप ओशो के एग्जाम्पल दे रहे थे, या फिर आप प्रेमानंद जी के एग्जाम्पल दे दो। कभी भी लोग बोलते हैं कि खुद सन्यासी बने हुए हैं, लेकिन इतना पैसा जो है इनको कथाओं से आता है, अपने सेशन से आता है। तो पैसे को और इन तमाम चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को अलग किया जा सकता है या दोनों साथ में चलता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ ऊर्जा है। और एक इंसान जो अपनी सेल्फ जर्नी पे है, जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे है, जो आनंदित होने की जर्नी पे है, वो पैसे को सही इस्तेमाल कर पाता है, वो उसका आनंद ले पाता है, वो उसको रोता नहीं, वो उसको करता नहीं। मतलब जब कोई स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर है, ध्यानस्थ हो रहा है, अपने अंदर जा रहा है, तो वो इसलिए नहीं बोलता कि उसको कुछ प्रूव करना है, वो बोलने के लिए बोल रहा है। वो इंसान इसलिए नहीं पैसा कमाता कि इससे कुछ हासिल होगा, वो काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, इट्स अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट। लेकिन जो इंसान इस जर्नी पर नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए पैसा कमा रहा है। जो इंसान इस जर्नी पर है, वो अपने अंदर उतर रहा है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट आ रहा है, वो अपने आप आ रहा है। उससे ना उसको वैर है, ना उससे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो न्यूट्रल है बिल्कुल। इसलिए वो ये नहीं चाह रहा कि ये ना आए, और ना ही वो चाह रहा है कि ये आए। वो अपना काम पैसे कमाने के लिए, लोगों को कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ बड़ा खरीदने के लिए नहीं कर रहा। वो तो अपनी जर्नी का आनंद ले रहा है। पैसा आ रहा है तो वो उसको भोगेगा। और मैं ये बात बोलता हूँ कि वो इंसान जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, जो अपने अंदर उतरता है, वो असल में जीवन का आनंद ले पाता है।
क्योंकि वो काम इसलिए नहीं कर रहा कि उसको किसी आउटकम पे पहुंचना है, वो पैसा इसलिए नहीं कमा रहा कि उसको इससे कुछ खरीदना है इसलिए पैसा आएगा, बल्कि वो अपने जीवन को फ्लो होने दे रहा है। वो जीवन से लड़ नहीं रहा, ये नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, ये पैसा कमा लूं, बड़ी गाड़ी। वो जीवन को उसकी समग्रता में, उसके फ्लो में जीता चला जा रहा है। वो लाइफ जी नहीं रहा, बल्कि लाइफ इज हैपनिंग टू दैट पर्सन। वो उसके फ्लो में है। अब फ्लो में पैसा आए स्वीकार है, फ्लो में कुछ भी आए स्वीकार है उसको। जैसे शंकर जी को हम देखते हैं कि अमृत निकला तो अमृत भी स्वीकार है, विष निकला तो विष भी स्वीकार है, क्योंकि उस वो फ्लो के साथ है। उन्होंने कहा कि यहां से हलाहल निकलेगा तो उसको भी मैं अपने कंठ में उतारने को तैयार हूं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, उस दूसरे व्यक्ति को देख के लग रहा है इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति पैसा कमाना चाह नहीं रहा है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ रहा है। दूसरा जो स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं है, उसको उकड़ तुकड़ करनी पड़ रही है, उसको ये भाग, उसको ये दौड़, उसको वो किसी आउटकम पे जाना चाह रहा है। वो कोई बात भी बोल रहा है तो दूसरों को कन्विंस करने के लिए बोल रहा है, वो कोई काम भी कर रहा है तो आउटकम के लिए कर रहा है। स्पिरिचुअल आदमी जर्नी के लिए कर रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक है आप जर्नी के लिए काम करो, एक है आप आउटकम के लिए काम करो। एक इंसान बोला मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं BMW खरीद सकूँ। मैंने कहा मतलब 10 साल तक जीवन को नर्क बना के रखोगे? क्योंकि तुमने अपनी खुशी को पोस्टपोन कर लिया कि 10 साल बाद BMW आएगी तो आई विल बी हैप्पी। एक दूसरा इंसान है, वो कह रहा है कि हो सकता है BMW साल बाद आ जाए, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काम के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग इट। हम शिमला जाते हैं, एक इंसान कह रहा है शिमला पहुँच जाऊँगा तो खुश होऊंगा। अब यहाँ से शिमला पहुँचने में मान लो 8 घंटे लगेंगे। ये 8 घंटे वो परेशान होगा क्योंकि उसने पोस्टपोन किया हुआ है कि शिमला पहुँच के आई विल बी हैप्पी। एक इंसान कोई मेरी तरह का है, वो कह रहा है यहां से निकलते ही गन्ने का जूस पीऊंगा, फिर जैसे ही मुरथल आएगा ढाबे से पराठे, फिर उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे, जैसे ही परमाणु पहुंचूंगा वहां से वो टिम्बर ट्रेल देखूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, सोलन पहुंचूंगा, फिर मतलब पहाड़ आएंगे, इतने खूबसूरत झरने आएंगे। जब मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं ना तमन्ना, तो मेरी चाहत नहीं है कि मैं शिमला के लिए निकला हूं, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर रहा कब शिमला आए, क्योंकि मैं पहले ही आनंदित हूँ। और इस जर्नी में 2 घंटे फालतू भी लग जाए तो मैं वहाँ बैठ के भी पहाड़ों को निहार के आनंद लूँगा ना। लेकिन वो जो शिमला पहुँचने के लिए निकला है, और वो थोड़ी देर पहले, शिमला से पहले एक जगह आती है तारा देवी, वहाँ पे जाम लग जाता है मोड़ के पास कई बार, छोटी शिमला की तरफ बढ़ते हुए वो वहाँ पे जाम लग जाए, वो कोई यार बहुत कब पहुँचेंगे, कब कैसे। मैं तो अपनी गाड़ी रोकूंगा, साइड उतरूँगा और पहाड़ों को देखूँगा, वो आनंदित हूँ। तो जो इंसान जर्नी का आनंद लेता है ना, उसको मिलता है शिमला, वो भी पहुंचता है, लेकिन वो शिमला पहुंचने के लिए नहीं निकला हुआ, वो जर्नी के लिए निकला हुआ है। ठीक वैसे ही जो स्पिरिचुअल आदमी है, उसके पास भी पैसा आ रहा है, लेकिन वो उस पैसे के लिए वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है उस पे पहुंचेगा, ये एक बाय प्रोडक्ट चीज़ है। और वो आदमी जो पैसे पे पहुंचने के लिए काम कर रहा है, उसकी पूरी जर्नी डिसरप्टेड है। पैसे तो 10 साल बाद BMW ज़रूर हो सकता आ जाए, लेकिन 10 साल हो सकता है बड़े रो के, कट के, परेशान होके बीते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ काम से प्यार करने से बड़ी पूजा कोई नहीं है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। अगर आप काम से मोहब्बत करते हो, इट मीन्स दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो। आज भी बोलता हूँ कि अगर इस टाइम भी कुछ हो जाए तो रिग्रेट नहीं है, आनंद करते हुए मैं जीवन से गया, मजा करते हुए, अच्छी बात करते हुए, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलते हुए, अपने मन का जो था वो करते हुए। तो इसलिए जर्नी का आनंद लेना सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जर्नी का आनंद तब लिया जाता है जब आप अंदर उतरते हो, जब आप थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ को जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। मतलब हमारा रिट्रीट होता है, उसमें हमारा सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है कि तुम स्वयं को जानो कि तुम कौन हो। इसलिए हमारे रिट्रीट का भी नाम है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि अगर इस दुनिया से जाना तय है तो अपने आप को जाने बिना मत जाना। वाह, थोड़े में बहुत कुछ भूल गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी बातों से जो रिलेट किया वो अलग, लेकिन हाँ ये बहुत हद तक साफ क्या हो गया, अब ये समझ में आ गया कि सारा जो गेम है वो माइंड का गेम है। और मुझे लगता है कि जब आप अपने खुशी के लिए चीज़ें करते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी ना रास्ते बनाता चलता है। आप शुरुआत करते हैं कि शायद पता नहीं हो पाएगा। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो मुझे भी लगा था कहाँ से गेस्ट लेकर आऊँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं, लेकिन वो मिलता गया रास्ता। अभी कल तक मैं बहुत परेशान थी कि इस महीने का कैलेंडर बना हुआ है, अगले महीने के 10-15 दिन नहीं है। तो चित्रेश जी से मुलाकात हो गई, उन्होंने थोड़े रास्ते दिखाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप काम को पैशनेटली करो और जो आप चाहते हैं वो करो, तो ऊपर वाला भी पूरा कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जरिया बना देता है। अब देखो तमन्ना, यहीं आपकी इतनी खूबसूरत बात पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ। ऊपर वाला ऊपर है ही नहीं, वो अंदर है। वो आपके भाव के रास्ते बना रहा है।
यद भावम तद भवति। इच्छा है, भाव है, मोहब्बत है, प्यार से काम कर रहे हो, रास्ता बनता जाएगा। भाव नहीं है, कमी का भाव है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुड़कुड़ कर रहे हो, कुड़ कर रहे हो, वैसे ही मौके और मिलते जाएंगे। तो जब आप संपूर्ण महसूस करते हो, वो जो जिसको हमने ऊपर वाला बोला हुआ है ना, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जैसा भाव होगा, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, एक ही बात, भगवान को कुछ नहीं आता, और वो आपके भाव को बोल रहा है तथास्तु। तो आपने भाव किया ये नहीं हो सकता, वो कहता है तथास्तु। आप भाव करते हो ये तो होगा ही होगा, वो कहता है तथास्तु। सारा बिलीफ और अंदर बैठे हुए उस भगवान का गेम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं भगवान को बाहर ढूंढ रहा था तब तक ज़िंदगी बड़ी क्योटिक थी। जैसे ही समझ आया कि यार वो तो अंदर है, वो तो मेरे भाव में बैठा हुआ है, ज़िंदगी बदल गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या इस जगह नहीं जाना चाहिए, वो सिंबल हैं, वो जगहें हैं, वो उस निराकार से कनेक्ट करने की आकारित आकृतियाँ हैं जो हमको उसके साथ जोड़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी सुनी थी, आपने भी ज़रूर सुनी होगी, कि एक बार भगवान की किसी ने तपस्या की, भगवान बैठे हुए थे कहीं, भगवान मिल गए उसको, तो उसने कहा भगवान ये दे दो मेरी। हम भगवान के पास कभी ग्रैटिट्यूड करने जाते हैं क्या? हम भगवान को कभी शुक्र अदा करने जाते हैं क्या? हम तो मंगते बने होते हैं। हम भगवान के पास भिखारी बन के जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं। हम भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मांगने जाते हैं बस। ऐसे भगवान के पास कुछ लोग पहुंच गए, ये दे दो, वो दे दो, पैसे कमवा दो, शादी करा दो, बच्चे पैदा कर दो, ये कर दो, प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं। भगवान परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो भीड़ बढ़ती जा रही है रोज़ रोज़ लोगों की, लोग आते जा रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करता हूँ, कहीं जाके अंदर बैठ जाता हूँ। तो भगवान मंदिर में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ कम लोग आएंगे, खुले में बैठा था, सारी भीड़ आ रही थी। भगवान मंदिर में जाके बैठ गए। उन्होंने देखा मंदिर में भी लाइनें लगने लगी, मस्जिद में लाइनें लगने लगी, गुरुद्वारे में लाइनें लगने लगी। भगवान ने कहा आप कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा पहाड़ों में जाता हूँ, ऊपर जाके कहीं बर्फ़ के अंदर, कहीं छुप के, कहीं ऐसा जाके बैठ जाता हूँ, कोई ऊंची चोटी पे, जहाँ की यात्रा भी 14-14 किलोमीटर लगा के आदमी को करनी पड़े। उन्होंने देखा भाई साहब लाइनें ही लाइनें लगी पड़ी हैं यहाँ तो। भगवान गए, भगवान ने कहा ये तो बड़ी परेशानी, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता है। वो बोले नारद जी को कि भाई साहब ये क्या करूँ, ये तो लोग पीछे ही पड़ गए। नारद जी ने कहा ऐसी जगह जाओ जहाँ ये आपको ढूंढ ना सकें। तो भगवान ने कहा ये इंसान सब जगह पहुँच जाएगा, अपने अंदर नहीं जाएगा। वो अंदर बैठ गए। जो अपने अंदर उतरता है, एक बाबा बेली का बड़ा खूबसूरत शेर है, कहते चारे पासे नेरा सी विच दीवे जगदे रहे, ए दुनिया लभदी उन्हां नूं जड़े खुद नूं लभदे रहे। हम कह रहे हैं गौतम बुद्ध, अरे वो तो जाते हुए भी बोल के गए अप दीपो भवा, अपना दिया खुद बनो, मेरे मंदिर नहीं बनाओ, अपने अंदर उतरो। हम फिर उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। भगवान का एक ही संदेश है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान रिलीजियस है, वो इंसान स्पिरिचुअल है, जो अपने अंदर की यात्रा, अपने खुद को जानने की यात्रा, नो दाई सेल्फ की यात्रा जो करना जानता है, वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल है, सबसे ज़्यादा खुश इंसान है। क्योंकि उसकी खुशी जो है वो किसी आउटर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मिल जाएगा, वो संपूर्ण है, परिपूर्ण है, आनंदित है। तो मुझे लगता है जब इंसान अंदर की यात्रा शुरू करता है, अंदर उतरता है, तो वो जीवन को उसकी समग्रता में फ्लो करना शुरू करता है। फिर पैसा भी आता है, लोग भी आते हैं, सब आता है, लेकिन वो उनके लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको हो रहे हैं। बोलता हूँ लाइफ एट दैट टाइम, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू, बिकॉज आप उस स्टेट में हो और वही चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। यद भावम तद भवति। तो अगर दुनिया से जाना तय है तो खुद को जाने बिना नहीं जाना चाहिए। ये मेरी हर एक से प्रार्थना होती है, नो दाई सेल्फ। वाकई बहुत मज़ा आया और बहुत सीखने को मिला। दर्शकों को भी लगेगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर किसी भी आप कन्फ्यूजन में हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो ये करना चाहता था, कहाँ फंस गया, तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी पूरी डिटेल्स मैं दे दूँगी। अगर आप सर की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहें, वहाँ अटेंड कर सकते हैं। आपके कई सारी क्लासेस होती होंगी, है ना, आप वो अटेंड कर सकते हैं। आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और मुझे तो लगता है सर डॉक्टर से ज़्यादा मतलब मैं डॉक्टर्स को किसी तरह से डिमीन नहीं कर रही, बट आई गेस जिस तरह की बातें आप लोग बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मीठे शब्द भी कई बार इलाज में बहुत कारगर साबित होते हैं। सो ट्रू। और ये आपकी आखिरी बात, आपकी पहली बात को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है। जब आपने शुरू किया था कि वाटर मैनिफेस्टेशन में कई लोगों ने गालियाँ निकाली, वाटर मैजिक में ये बोला, और आपकी आखिरी बात उन्हीं लोगों को एक बहुत खूबसूरत सा जवाब है कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपकी अपने आप से कही गई मीठी बात जो है वो आप ही को प्रभावित कर जाती है। और मैं भी कोई मेरा डॉक्टर से, बल्कि मैं तो कहता हूँ डॉक्टर एक बड़ी अच्छी भगवान का एक रूप है जो लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे अभी आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, मान लीजिए अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो कौन सा डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है?
सेल्फ हीलिंग। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ऊपर, जिस साइंस के ऊपर हम काम करते हैं, हम जिस विद्या के ऊपर, जो भारत की प्राचीन विद्याएं थी खुद को अंदर से जानने की, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम 5 लेयर से बने हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम लोगों की इन 5 लेयर्स के ऊपर काम करते हैं तमन्ना। हम सिर्फ शरीर, मान लो गाड़ी, कार खराब होती है तो कार का इंजन फिक्स करना है, लेकिन इंसान खराब होता है तो इंजन ही फिक्स करना है, ये कहाँ लिखा है? हमारे और कोश हैं, प्राणमय कोश जहां प्राण प्रवाह हो रहे हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, 7 चक्र हैं शरीर को बाधित किए हुए हैं। वो मनोमय कोश जहां पर इमोशंस रखे हुए हैं जिनके कारण हमारे शरीर के अंदर व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। विज्ञानमय कोश जहां सारी बुद्धि का कचरा हमने कर रखा है। और आनंदमय कोश जिस तक हम पहुंचे नहीं, जो हमारा स्वभाव है सत चित आनंद। तो मुझे लगता है जब इंसान इनवर्ड जर्नी शुरू करता है तो आप देखोगे कि जब आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो कौन डॉक्टर ठीक कर रहा है? अपने अंदर ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछोगे ना, जैसे आपने ये बीमारी का नाम सुना होगा कैंसर, लोग बोलते हैं उसको कैंसर हो गया। आप किसी भी डॉक्टर से पूछना, और जो यहाँ डॉक्टर देख रहे हो वो यहाँ पर जवाब भी दे देंगे कॉमेंट सेक्शन में। आप और मैं या कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर मौजूद है, हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। 24 घंटे बन रहे हैं लेकिन खत्म भी हो रहे हैं। हम क्यों उस बीमारी के शिकार नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हमारे टी लिम्फोसाइट्स, हमारे टी सेल्स, हमारे बीटा सेल्स, वो लगातार उसको ईट अप करते जा रहे हैं। वो सेल बन रहे हैं, वो उसको खा लेते हैं, वो सेल बन रहे हैं, वो उसको खा लेते हैं, बैक्टीरिया आता है, वो उसको खा लेते हैं। तो बीमारी हमको बीमार नहीं कर रही है, हमारी इम्यूनिटी जिस दिन डाउन होती है, अब वो सेल्स अपने आप को म्यूटेट करना शुरू करते हैं। तो जब वो ईट अप कर रहे थे, क्या कोई डॉक्टर की दवाई मेरे अंदर उस कैंसर सेल को खत्म कर रही है? नहीं, मेरी अपनी इम्यूनिटी कर रही है। तो क्यों ना मैं उस इम्यूनिटी को, उस टी सेल को, उस ILG मार्कर्स को, वो बीटा सेल्स को, वो नेचुरल किलर सेल्स जो मेरे अंदर है, मैं उनकी ताकत को बढ़ाऊं। तो हम इस विद्या पर काम करते हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हमको भारत में दे करके गए। यहाँ पर शल्य और सुश्रुत के समय पर आप देखोगे तो कई ऐसी विद्याएं थी जो इंसान को सिर्फ भाव देने से ठीक कर दिया करती थी। तो हम उस विद्या पर काम करते हैं और हम देखते हैं लोगों के जीवन में भयंकर बदलाव आता है। वही आपकी बात बिल्कुल सत्य है जो आपने लास्ट में की, इसलिए मेरा ये बोलने का मन किया कि अभी आप स्वस्थ हो तो कोई दवाई से स्वस्थ नहीं हो। आपके शरीर के अंदर ही एक ऐसी होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया है जो आपको नेचुरल स्टेट में रखे हुए है, सिर्फ उसे ही तो मेंटेन करना है। और उसको मेंटेन करने का एक ही अच्छा तरीका है, भाव अच्छे हों, थॉट्स अच्छे हों, इमोशंस अच्छे हों, फीलिंग्स अच्छी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, जीवन जीने का मन हो, उसकी समग्रता में आकर उसको जानने का मन हो, अपने आप को जानने का मन हो, तो इंसान की जर्नी खूबसूरत हो जाती है। और वाकई यकीन मानिए, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे को कर दिया कीजिए सेक्शन में। तो आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, तो आपका जीवन, मतलब आप समझ लीजिए कि 80% जर्नी आपकी हैप्पीनेस की तरफ जा रही है और बाकी 20% ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सर, आपके साथ बातों का सिलसिला खत्म करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आगे भी हम मुलाकात करेंगे और ऐसे ही दौर जारी रहेगा। जी ज़रूर, अगर लोगों ने चाहा और हमने लोगों को इतनी देर में, जितनी देर हमने कुछ बात की है उसमें अगर हम कुछ इतनी सी भी लोगों के जीवन में चेंजेस ला पाए, कोई वैल्यू ऐड कर पाए, और अगर उन्होंने चाहा कि वो किसी और चीज़ पर जानना चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.